Okay, let's start. Please focus. Yes, sir. Okay, very good. Okay, in the previous classes, we have already discussed about provision related to how arrest made under chapter 5 of CRPC. Okay, so in the today class, we have to start process to compel appearance. है ना? तो जैसा कि हम लोगों ने सीआरपीसी में देखा था कि वो कौन से ऐसे प्रोविजंस या कंडीशंस हैं कि जहां पे पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। अंडर सेक्शन 41 हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 7 to 8 ग्राउंड वेयर पुलिस ऑफिसर हैज ऑथोरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट, है ना। एंड सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60 तक देखा था कि अरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को। सो टुडे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वो प्रोसेस क्या है या वो कौन सा मैकेनिज्म है हमारे सीआरपीसी में जिसके थ्रू हम लोग किसी के अपीयरेंस को कंपेल कर सकते हैं बिफोर दी मजिस्ट्रेट और बिफोर एनी ऑथोरिटी। सो चैप्टर 6 डील्स विद द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। बेसिकली देयर आर टू प्रोविजन या दो तरीके से एक प्रोसीजर है जिससे हम लोग जो है किसी के भी अपीयरेंस को कंपेल कर सकते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट। द फर्स्ट वन इज समन एंड द सेकेंड वन इज वारंट। सम्मन जब जब हम लोग इशू करते हैं तो फॉर अ लाइटर नोट में होता है कि अगर कोई छोटे मोटे एक्ट्स हैं, पार्टी को बेसिकली एक नोटिस जाता है कि वो वॉलंटरली है ऑन अ गिवन डेट एंड टाइम एट प्लेस एट अ स्पेसिफिक प्लेस he or she has to appear before the magistrate. This is regarding the summon. बट वारंट में क्या होता है? वारंट इज अ वेरी फोर्सफुल मेथड। वहां पे क्या करता है कोर्ट जो है बाय पुलिस ऑफिसर किसी को भी आप एक बार सम्मन को फॉलो नहीं करते हो, इन दैट केस कोर्ट विल इशू दी वारंट। और वारंट में पुलिस जो है विदाउट आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको कर्टेल करते हुए आपको फोर्सफुली वो पकड़ के लेके आती है ना, अंडर द डिटेंशन। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सम्मन एंड वारंट। सम्मन इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट, है ना। तो पर्सन यहाँ पे सिंपली अपने आप वॉलंटरली जो है अपीयर होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मन बोलते हैं। और वारंट क्या होता है? पुलिस ऑफिसर जो है किसी को फोर्सफुली जब अरेस्ट करके लेके आती है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वारंट। सो इन दिस टुडे क्लास वी हैव टू स्टडी अबाउट दी सम्मन, कि सम्मन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले है सेक्शन 61 डील्स करता है फॉर्म्स ऑफ सम्मन के बारे में, कि सम्मन जो है वो कैसा होना चाहिए, है ना। या सम्मन में क्या क्या ऐसे रिक्वायरमेंट है जो कोर्ट को फुलफिल करना होता है एट द टाइम ऑफ इशूइंग, है ना। कि जब वो कोई सम्मन इशू करती है तो वो उस सम्मन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 61, है ना। तो चैप्टर 6 हमारा क्या बात करता है? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस क्या है? दैट इज सम्मन एंड द सेकेंड वन इज वारंट, है ना। ठीक है जी, वारंट। ये हमारा दो प्रोसेस है। यही दो प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी के भी अपीयरेंस को इंश्योर कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 61, फॉर्म्स ऑफ सम्मन। यहाँ पे जब आप देखोगे बेयर एक्ट को, जब हम लोग प्रोसीजरल लॉ पढ़ते हैं तो प्रोसीजरल लॉ में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हम लोग को जाने की जरूरत नहीं होती है। वर्ड टू वर्ड हम लोग देखते हैं व्हाट आर द गिवन प्रोसीजर अंडर अ कोड। तो कोड में जो भी हमारा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है वी हैव टू अंडरस्टूड फर्स्ट, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है? एवरी सम्मन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, है ना। तो कोई भी सम्मन जो होगा वो कैसा होना चाहिए? पहला क्या है? राइटिंग में होना चाहिए। दिस इज माई फर्स्ट एलिमेंट टू बी अ वैलिड सम्मन। राइटिंग इन डुप्लीकेट and it must be signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the high court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of court. So to be a valid summon there must be a the summon must be in writing. This is the first requirement. And summon must be signed by the whom? By the presiding officer of a court. Okay. And the summon must bear the seal of court. So to be a valid summon there are three things. The first thing, summon must be in writing. वो writing में होना चाहिए। Summon must be signed by the presiding officer of the court, means summon must be signed by the judge also, ठीक है ना। And summon must bear the
सील ऑफ कोर्ट, यानी कि जो हमारा जो ठप्पा होता है वो होना चाहिए। अगर हम देखते कोई वैलिड सम्मन है तो पहला क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, सील होना चाहिए, है ना, सील ऑफ कोर्ट होना चाहिए। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ सम्मन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी। नाउ सेक्शन 62 डील्स विद हाउ सम्मन विल बी सर्व, कि सम्मन को किस तरीके से सर्व किया जाएगा। दैट प्रोसीजर इज गिवन अंडर सेक्शन 62 ऑफ सीआरपीसी। सबको सेक्शन 1 क्लियर है, एक बार बता दो, है ना। नाउ अब देखो हम लोग यहां देख रहे हैं कि सम्मन किस तरीके से हम लोग सर्व कर सकते हैं। हमने अभी क्या देखा सेक्शन 61 में कि फॉर्म ऑफ सम्मन क्या होगा, तो हमने उसमें 3 चीजें बेसिकली देखा कि सम्मन जो है राइटिंग में होना चाहिए, इट मस्ट बियर द साइन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड द थर्ड वन इज कि इट मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट, है ना। तो अगर ये 3 चीज आप फुलफिल कर देते हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सम्मन जो है वो रियल सम्मन है, या वो कह सकते हैं दैट इज अ वैलिड सम्मन। नाउ द सेक्शन 62 डील्स विद द कि हाउ सम्मन विल बी सर्व्ड, कि सम्मन को किस तरीके से सर्व किया जाएगा, टू हुम, जिसको हम सम्मन दे रहे हैं। नाउ एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, यानी कि सम्मन जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, बाय अ पुलिस ऑफिसर, है ना, ठीक है। और सब्जेक्ट टू दिस सर्च रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट में इन दिस बिहाफ बाय ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, यानी कि द जनरल रूल इज कि someone must be served by whom, sorry, by the police officer, or if any special rule exists in that situation someone may be served by any other person, it means other than पुलिस ऑफिसर। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है कि नहीं यहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट भी सम्मन को सर्व कर सकता है, इन दैट केस सम्मन जो है अपार्ट फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर कोई और भी कर सकता है, बट द जनरल रूल इज सम्मन इज ऑलवेज सर्व्ड बाय द a police officer. The second requirement is the summon shall, if practicable, be served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicate of the summon, है ना। सम्मन जो है यहाँ पे एक्ट ये हमारा बता रहा है कि जहां तक प्रैक्टिकेबल हो सम्मन जो है पर्सनली सर्व होना चाहिए, किसको, जिसको सम्मन किया गया है ना, बाय डिलीवरिंग अ डुप्लीकेट कॉपी, यानी कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो पुलिस ऑफिसर के पास ही रहेगा, और जिसको सम्मन किया गया है उसको क्या मिलेगा, डुप्लीकेट कॉपीज मिलेगा, ठीक है ना। और हम लोग कोशिश करना है कि वो जो है पर्सनली सर्व किया जाए, जिस भी पर्सन को सम्मन, जिस भी पर्सन के अगेंस्ट सम्मन इशू किया गया है, ठीक है ना। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज every person on whom a summon is so served shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of the other duplicate, है ना। यानी कि जिसको सम्मन किया गया है वो क्या करेगा, वो जो सम्मन के बैक में साइन करेगा एज अ रिसीविंग, ठीक है ना। तो बेसिकली सम्मन को सर्व करने का क्या तरीका है, सम्मन मस्ट बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। सम्मन किसके द्वारा सर्व किया जाएगा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। दूसरा क्या है, सम्मन जो है ये कोशिश करना है कि पर्सनली जो है पुलिस ऑफिसर जिसको भी सम्मन इशू किया गया है, जिसके नाम का सम्मन है, उसको पर्सनली सर्व किया जाए बाय डिलीवरिंग और टेकिंग साइन ऑन द बैक ऑफ द सम्मन। एंड द थर्ड क्या था हमारा, वो थर्ड तो मैंने बोल ही दिया है ना, एवरी पर्सन whom someone is served shall, if required, the serving officer sign a receipt thereof on the back of the other duplicate, ठीक है ना, यानी रिसीविंग देने की बात हो रही है, ठीक है जी। अब नाउ द थर्ड थिंग इज कि सम्मन जो है अगर हम लोग किसी नेचुरल पर्सन को दे रहे हैं तब तो ठीक है, हम पर्सनली उससे मिल सकते हैं और मिलके उसको दे सकते हैं। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि जहां पे सम्मन जो सर्व करना है वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, इंस्टेड ऑफ नेचुरल पर्सन ही इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी और अ लीगल पर्सन, इन दैट केस व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सम्मन, ठीक है ना, कि सम्मन के क्या प्रोसीजर होंगे सर्व करने का, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सर्विस ऑफ सम्मन, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन अ कॉर्पोरेट मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी, ठीक है ना, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर कोई सम्मन ऐसा है जो कि किसी लीगल एंटिटी को सर्व करना है, इन दैट केस वी हैव टू गिव द सम्मन टू द सेक्रेटरी ऑफ दैट कंपनी और द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी
और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ दैट कॉर्पोरेट और दैट लीगल एंटिटी, ठीक है ना। तो वहां पे देखो, जो लीगल एंटिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, दैट इज ओनली एग्जिस्ट ऑन अ पेपर, वो सिर्फ पेपर में वो है, बाय द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है ना, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। तो इन दैट केस वो प्रैक्टिकली तो मिलेगा नहीं, बट क्या कोई लीगल पर्सन अपने आप ऑटोमेटिकली फंक्शन कर सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। ह्यूमन इंटरवेंशन किसका हो सकता है? सेक्रेटरी का हो सकता है, मैनेजर का हो सकता है, या कोई ऐसे अदर प्रिंसिपल ऑफिसर जो उसके होंगे। अगर आपने उस मैनेजर को सर्व कर दिया सम्मन, तो ये मान लिया जाएगा, इट इज डीम्ड टू बी, कि वो सम्मन जो है किसको सर्व किया गया है? किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज को किया गया है या सोसाइटी को किया गया है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है श्रुति? नाउ by letter sent by a registered post addressed to the chief officer of the corporation in India, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in ordinary course of the post, ठीक है ना। इट मीन्स ये है कि इसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, और रिलायंस के साथ आपकी कोई डिस्प्यूट हो गई है, और आपने एक सूट इनिशिएट कर दिया है अगेंस्ट दी रिलायंस एट रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन दैट केस अगर रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई सम्मन इशू करना चाहती, तो क्या डायरेक्टली वो क्या है नाम है, हम मुकेश अंबानी को सम्मन करेगी? नो। ऐसे केस में जो भी उसका ब्रांच ऑफिस है, और ब्रांच ऑफिस में जो भी मैनेजर है, उनको अगर सम्मन आप सर्व कर दिए, आप कर दिए, तो ये मान लिया जाएगा कि सम्मन जो है सर्व कर दिया गया है रिलायंस को, मुकेश अंबानी को, ठीक है ना। क्लियर है? नाउ इन दिस सेक्शन कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेटेड अंडर इंक्लूड आ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कॉर्पोरेशन और सोसाइटी वही होंगे जो कि इनकॉर्पोरेट किए गए हैं अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, नाउ देखो फर्स्ट हमारा क्या था, सेक्शन 61 डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ सम्मन। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या देखा? सम्मन मस्ट बी इन राइटिंग, someone must be signed by the presiding officer, and the last one is someone must bear a seal of court, है ना। अगर ये आप तीन चीज फुलफिल कर देते हो, then we can say that someone will be a valid summon, ठीक है। now section 62 deals with the summon how served। तो सम्मन को सर्व कैसे किया जाएगा? सम्मन मस्ट बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, है ना। और प्रैक्टिकल क्या है हमारा अप्रोच, क्या होना चाहिए कि वो पर्सनली सर्व किया जाए जिस भी पर्सन के नाम से सम्मन इशू किया गया है ना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एंड द थर्ड सेक्शन इज कि अगर ये थर्ड सिचुएशन है बेसिकली, कि अगर सम्मन सर्व करना हो किसी कॉर्पोरेट बॉडीज को या किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को, इन दैट सिचुएशन हम सम्मन कैसे सर्व करेंगे? बाय गिविंग दैट सम्मन टू द मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ दैट कॉर्पोरेशन और सोसाइटी। तो हम लोग ये मान लिया जाएगा कि वो सम्मन जो है सर्व कर दिया गया उस कॉर्पोरेट को या उस सोसाइटीज को। इज इट ओके टू एवरीवन? काइंडली रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। श्रुति? ओके, नाउ द फोर्थ कंडीशन इज सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कैन नॉट बी फाउंड। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके नाम से सम्मन किया गया है, ठीक है ना, वो बंदा मिल ही नहीं रहा है, वो भाग गया है या अपने आप को प्रिवेंट कर रहा है सम्मन को रिसीव करने से। इट माइट बी अ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज द प्रोसीजर दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी, कि जब कोई सम्मन किसी के नाम का इशू हुआ है और वो पर्सन जिसके नाम का सम्मन है वो क्या है, मिल नहीं रहा है अपने एड्रेस पे, या जहां भी हम लोग उसको लॉजिकली खोज सकते थे, उसके बिजनेस प्लेस पे या उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे। तो वैसे सिचुएशन में क्या प्रोसीजर होगा? पुलिस ऑफिसर के पास क्या वे आउट है सम्मन को सर्व करने के लिए? दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 64। नाउ लेट्स रीड इट। वेयर द पर्सन सम्मन, वेयर द पर्सन सम्मन, अगर किसी को सम्मन क्या किया गया है, इशू किया गया है ना, वेयर द पर्सन सम्मन कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, यानी कि जो भी एक लॉजिकल वे आउट होता है किसी भी पर्सन को खोजने के लिए। अगर आप आकाश सर को खोजना चाह रहे हो तो कहाँ खोजोगे? मेरे रेसिडेंस पे खोजोगे, मेरे कॉलेज में खोजोगे, जो मेरा ऑफिस होगा वहां खोजोगे, है ना, या मेरा जो बिजनेस प्लेस होगा हम वहीं मिल सकते हैं। बट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, यानी कि मैंने अपना ड्यू डिलिजेंस, जो भी एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसीजर होता है रिजनेबल मैन की तरह, प्रूडेंस मैन की तरह, जो भी प्रोसीजर है हमने उसको फॉलो किया, एंड आफ्टर ऑल भी मैंने क्या हुआ, उस पर्सन को खोज नहीं पा रहा हूं, है ना। बी फाउंड द सम्मन में बी
served by leaving one of the duplicate for him with some adult मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग विथ हिम। ठीक है ना, अगर सपोज करो मेरे नाम से कोई सम्मन है और मैं नहीं मिल रहा हूं अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे, इन दैट केस पुलिस ऑफिसर के पास राइट क्या है या उसके पास ऑप्शन क्या है? उसके पास ऑप्शन ये है कि मेरे रेसिडेंस पे कोई भी अगर एडल्ट मेंबर है मेरे फैमिली का, है ना, तो डुप्लीकेट जो सम्मन का जो डुप्लीकेट कॉपी होगा वो उसके साथ दे दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा उसके पास, है ना। एंड द पर्सन with whom the summon is so left shall, if so required by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of the other duplicate। ठीक है ना, यानी कि जिस भी पर्सन को वो सम्मन सर्व किया जा रहा है, यानी कि एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को, उसका साइन जो है उस सम्मन के, जो हमारा ओरिजिनल सम्मन होगा उसके बैक में क्या कर लेना है? रिसीव कर लेना है। ठीक है ना, तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई सम्मन जो है इशू किया गया है बाय अ लेजिटिमेट कोर्ट, ठीक है ना, टू अपीयर बिफोर सच मजिस्ट्रेट एंड द पर्सन टू हुम द सम्मन हैज बीन इशूड इज नॉट फाउंड, इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर हैज अ राइट टू लीव दैट सम्मन विथ सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है ना, तो ऐसे केसेस में कोई भी अगर उसके घर में एडल्ट मेंबर है तो उसके साथ वो सम्मन को छोड़ देगा। एंड इफ रिक्वायर्ड बाय द सम्मन, अगर सम्मन में ये लिखा हुआ है कि नहीं यू हैव टू टेक द रिसिप्ट of that summon, in that case the police officer has right to take a signature of that adult member in the back of the ओरिजिनल कॉपी ऑफ सम्मन। ठीक है ना, तो ऐसे केस में जो हमारा ओरिजिनल कॉपी ऑफ सम्मन होगा उसके बैक में पुलिस ऑफिसर जो है उसका साइन ले लेगा। ठीक है ना, सो दिस इज द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है? अगर जिस भी पर्सन के नाम का सम्मन इशू हुआ है और वो पर्सन अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में वो सम्मन किसको इशू किया जाएगा? कोई भी एडल्ट मेंबर होगा उसके फैमिली का, उसको हम लोग सर्व कर देंगे और ये मान लिया जाएगा कि सम्मन जो है ड्यूली सर्व या डिलीवर कर दिया गया है उस पर्सन को। ठीक है ना, नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो एडल्ट मेंबर था, यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे है ना एडल्ट मेंबर, है ना, एडल्ट मेल मेंबर, है ना, यहाँ पे फीमेल मेंबर की बात नहीं है, ये नोटिस करने की बात है ना। यू हैव टू ओनली लीव दैट समवन विथ हुम बाय द एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, है ना, उस फैमिली का भी होना चाहिए। तो नाउ कि अगर कोई सर्वेंट है उसके घर में तो क्या वो ट्रीट किया जाएगा एडल्ट मेंबर ऑफ दैट फैमिली? नो, सर्वेंट को कभी भी हम लोग जो है एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली ट्रीट नहीं करते हैं। सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी में देखो यहाँ पे लिखा एक्सप्लेनेशन में, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है जी, क्लियर हुआ? श्रुति, हाँ, अगर कोई ऑफिसर मतलब जिसके नाम में देखो जनरली क्या है कि समन मस्ट बी सर्व टू दैट पर्सन जिसके नाम से वो इशू हुआ है। अगर मेरे नाम से कोई सम्मन है तो सम्मन जो है पुलिस ऑफिसर क्या कोशिश करेगा? प्रैक्टिकली हम मेरे ही हाथ में वो सम्मन दिया जाए। बट इन अ सिचुएशन वेयर आई एम नॉट प्रेजेंट और आई एम नॉट फाउंड, है ना, बाय द पुलिस ऑफिसर, उसके द्वारा हमको नहीं मिल रहे हैं हम उसको, तो ऐसे केस में एक वे आउट क्या है कि पुलिस ऑफिसर हैज राइट टू लीव दैट समवन विद सम मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है ना? नहीं, नहीं दिया जा सकता है। हमेशा जब भी दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? मेल मेंबर ऑफ द फैमिली मेंबर, है ना, क्योंकि स्पेसिफिकली देखो इस सेक्शन में लिखा हुआ है ये चीज, है ना, बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, है ना, बी फाउंड द समवन मे बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट, है ना, फॉर हिम विथ सम एडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है ना, कि हम उसको देंगे और उसको बोल देंगे कि जब भी मिस्टर आकाश कुमार आए तो उनको आप ये चीज दे दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर्वेंट को हम लोग मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ट्रीट कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा हमेशा? नो, वो ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। नाउ सेक्शन 65 छोटा सा प्रोविजन है, आज इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, अब क्या है देखो, थोड़ा सा और ऊपर कर ले, हाँ, है ना, दिख रहा है सबको, विजिबल है? देखो अब बात कर रहा है सेक्शन 65 की प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, यानी कि जो हमारे पास जो प्रोविजन थे सेक्शन 62 में, सेक्शन 63 में एंड सेक्शन 64 में, अगर ये तीनों प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के बाद भी जो है संबंध जो है अभी तक इफेक्चुएट
नहीं हो पाया है, सर्व नहीं हो पाया है, देन व्हाट इज द प्रोसीजर, यानी कि कोई एडल्ट मेंबर भी नहीं मिल रहा है ना, पर्सनली वो, सॉरी, कोई उसका कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई मैनेजर भी नहीं है, कोई ऑफिस भी नहीं है, जो भी प्रोविजंस अभी से पहले दिए गए थे अंडर सेक्शन 62 से लेके हम लोग कह सकते हैं सेक्शन 64 तक, है ना, अगर इन प्रोविजन को अप्लाई करने के बाद भी सम्मन जो है क्या हुआ है, सर्व नहीं हो पाया है, ठीक है ना, सेक्शन 62 टू सेक्शन 64 के बीच में, इन दैट केस सेक्शन 65 आ जाता है, कम इनटू पिक्चर, ठीक है ना, सेक्शन 65 ये क्या बात करता है, प्रोसीजर बताता है कि जब सम्मन नहीं हो पाया है अंडर सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 64 में, देन 65 विल बी एप्लीकेबल, ठीक है ना, वो क्या बताता है, इफ सर्विस कैन नॉट by the exercise of due diligence be affected as provided in section 62, 63 and 64, the serving officer, यानी सर्विंग ऑफिसर यहां कोई भी हो सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है ना, या फिर अदर पर्सन हो सकता है, एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, shall affix one of the duplicate of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinary reside, ठीक है ना, यहां तक हम लोग अभी देखते हैं, बोल रहा है कि अगर कोई भी सम्मन जो है अंडर सेक्शन 62, सेक्शन 63 एंड 64 में भी सर्व नहीं हो पाया है, दिस इज द सिचुएशन, देन सेक्शन 65 विल बी एप्लीकेबल, एंड 65 स्टेट्स दैट कि अगर ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी पुलिस ऑफिसर जो है सम्मन को सर्व नहीं कर पाया है, तो उस सम्मन का जो डुप्लीकेट कॉपी होगा उसको पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन हु इज सर्विंग दैट सम्मन हैज राइट टू पेस्ट और लीव, है ना, सच सम्मन अब कहां पे कर सकता है, किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस में, है ना, हो सकता है उसके गेट के ऊपर वो चिपका दे सम्मन, ठीक है ना, पहला चीज ये हो सकता है, होम स्टेड या उस जहां पे वो जनरली रहता है, जहां पे कोई गली है जहां से वो हमेशा आना जाना करता है ना, तो वहां पे वो चिपका सकता है, एफिक्स का मतलब क्या हुआ कि उसको पेस्ट कर सकता है ना, ठीक है जी, पेस्ट कर सकता है, इन विच द पर्सन समवन ऑर्डिनरी रिसाइड, कहां पेस्ट करना है, जहां पे उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, तो उसके किसी भी घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट मतलब जहां पे लोग उसको देख सकते हैं, है ना, तो वो गेट हो सकता है, उसका बाउंड्री वॉल हो सकता है, इट में इंक्लूड, ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर या तो कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और क्या है, होम स्ट्रीट, यानी कि उसके गली में, है ना, जो रास्ते में, ठीक है ना, वो करना है, एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक फिट may either declare that the summon has been duly served or order a fresh service in such manner as it consider proper। तो यहां पे क्या बोला, अगर सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 64 तक सम्मन इफेक्चुएट नहीं हो पाया है बाय द सर्विंग ऑफिसर, इन दैट केस पुलिस ऑफिसर हैज ऑप्शन टू गो अंडर सेक्शन 65 एंड सेक्शन 65 क्या बोल रहा है कि अगर सर्व नहीं हो पाया है तो सर्विंग ऑफिसर के पास राइट है कि वो कॉपी ऑफ सम्मन को क्या करेगा, एफिक्स कर देगा सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस में या उसके होम स्ट्रीट में, उसके गली में, मोहल्ले में, कहीं भी चौक पे, चौराहे पे, हो सकता है कोई पान की दुकान हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम दे रहे हैं कि हो सकता है कोई होता है ना, हमारे मोहल्ले में भी कोई चौक होता है छोटा सा, जहां पे लोग मिलते हैं जुलते हैं, सोशल गैदरिंग होती है ना, तो उस जगह पे भी उस संबंध को फिक्स कर सकता है सर्विंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 65, ठीक है ना, और अगर वो सेक्शन 65 में फिक्स कर दिया गया तो बाय द कोर्ट वो क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि संबंध जो है सर्व कर दिया गया है, या कोर्ट को अगर लगता है कि नहीं, वो आदमी का 3 साल 4 साल 8 साल से पता ही नहीं है, वहां चिपकाने से भी कोई फायदा है नहीं, उस आदमी को कोई जानता ही नहीं है, तो अगर कोर्ट को लगता है तो वो फिर से जो है फ्रेश सम्मन जो है इशू कर सकता है। एनी डाउट? ठीक है, श्रुति एनी डाउट? श्रुति कोई डाउट है अभी तक? एक बार कमेंट में लिखो। नाउ सेक्शन 66 कि अगर कोई सम्मन हमको सर्व करना हो, किसको, जैसे अभी तक हमने क्या देखा था, सेक्शन, नो सर, ओके वेरी गुड, देखो मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं और फिर हम लोग इस पे इशू हम बात करेंगे सेक्शन 66 पे। सबसे पहले क्या था, सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ सम्मन। सेक्शन 62 क्या था, सम्मन हाउ सर्व, कि सम्मन को किस तरीके से सर्व
किया जा सकता। तो उसका आंसर क्या मिला था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है पर्सनली जो है सम्मन सर्व करेगा जिस भी आदमी के नाम से सम्मन है। सेक्शन 63 क्या बात कर रहा था कि सम्मन किसी भी कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटी को हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका आंसर क्या निकल के आया था कि सम्मन जो है अगर हम लोग उसके सेक्रेटरी को, मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर को या उसके किसी भी ब्रांच में जो उसका ब्रांच ऑफिस है, चीफ ऑफिस है ना, तो ऐसे केसेस में अगर वहां हम लोग पुट कर देते हैं थ्रू अ लेटर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे, तो ये मान लिया जाएगा कि वो सम्मन जो है किसी भी कॉर्पोरेट या सोसाइटी में सम्मन कर दिया गया है। नाउ सेक्शन 63 के बाद क्या था हमारा सेक्शन 64 कि अगर ऊपर जितने भी प्रोविजन थे सम्मन बहुत कोशिश करने के बाद भी, ड्यू डिलिजेंस लगाने के बाद भी वो पर्सन जो है नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते थे, वी हैव ऑप्शन टू लीव द सम्मन विथ अ एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, है ना, कि अगर अगर ऐसे सिचुएशन है तो हम लोग किसी एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को वो सम्मन दे सकते हैं और ये मान लिया जाएगा कि सम्मन जो है जिस भी आदमी के नाम से इशू था उसको सर्व कर दिया गया है। बट एक चीज वहां नोटिसेबल क्या था कि सर्वेंट जो है इंक्लूड नहीं करता है फैमिली मेंबर में, ठीक है ना, तो सर्वेंट को सम्मन सर्व नहीं किया जा सकता है और सम्मन हमेशा लीव किया जाएगा किसके द्वारा, सॉरी यहाँ की हम लोग किसको दे सकते हैं सम्मन, कोई भी फैमिली मेंबर होना चाहिए एंड इट मस्ट बी अ एडल्ट फैमिली मेंबर, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान रखना है। नाउ सेक्शन 65 बात ये कर रहा था कि अगर कोई भी सम्मन जो है अंडर सेक्शन 62, 63 एंड 64 में इफेक्चुएट नहीं हो पाया है, देन पुलिस ऑफिसर और द सर्विंग ऑफिसर हैज राइट टू गो विथ सेक्शन 65 एंड 65 ये बताता है कि अगर विथ अ ड्यू डिलिजेंस एंड प्रॉपर रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो है सम्मन सर्व नहीं हो पा रहा है अंडर सेक्शन 62, सेक्शन 63 एंड 64 में, तो पुलिस ऑफिसर के पास राइट है या सर्विंग ऑफिसर के पास ये राइट है कि डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन को सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेड में उसको एफिक्स कर सकता है और ये डीम कर लिया जाएगा, डीम्ड माना जाएगा कि सम्मन जो है उस पर्सन को सर्व हो गया है। नाउ सेक्शन 66 ये डील्स विद द सर्विंग ऑफ समवन टू द गवर्नमेंट ऑफिसेस, है ना, कि अगर मान लो किसी गवर्नमेंट को, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर सम्मन करना हो, मान लो कोई बीडीओ है, सीओ है, एसपी है, डीएसपी है, क्लर्क है ना, अगर उसके नाम का कोई सम्मन है तो वो सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये बताता है सेक्शन हमारा 66। तो यहां देख लेते हैं एक बार क्या है, वेयर द पर्सन सम्मन, वेयर द पर्सन सम्मन जिसको जिसको सम्मन किया गया है ना, इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जिसके नाम से सम्मन है वो क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है ना। द कोर्ट इशूइंग द सम्मन शैल ordinarily send it in duplicate to the head of the office in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summon to be served in the manner provided by under section 62 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section, ठीक है ना, such signature shall be evidence of due service, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई सर्विस ऑफ सम्मन ऐसे व्यक्ति को करना है जो कि एक्टिव सर्विस ऑफ गवर्नमेंट में है, ठीक है ना, यानी किसी गवर्नमेंट के अंदर वो काम कर रहा है, तो ऐसे केस में सम्मन जो है जो भी उसका बॉस होगा यानी कि हेड ऑफ द ऑफिस होगा, हम लोग उसको सर्विस ऑफ सम्मन कर देंगे और ये मान लिया जाएगा कि वो सर्विस ऑफ सम्मन उस व्यक्ति को हो गया है। अब जिस व्यक्ति को यानी कि हेड ऑफ द ऑफिस को अगर आपने सर्विस ऑफ सम्मन कर दिया है तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करेगा सेक्शन 62 को। और सेक्शन 62 क्या बोल रहा था कि जिसके भी नाम जो भी सर्विंग ऑफिसर है उसको क्या कोशिश करना है, प्रैक्टिकली कोशिश ये करना है कि पर्सनली आप उस सम्मन को उसको दे दें। तो नाउ यहाँ पे कौन है, हेड ऑफ ऑफिस, है ना, हेड ऑफ ऑफिस जो भी हेड है वो पर्सनली किसको करेगा, जिसको सम्मन किया गया था, है ना, तो ये मान लिया जाएगा कि और साथ में क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा, है ना, कौन, जो हेड ऑफ द ऑफिस होगा यानी कि बॉस, ठीक है ना, और वो जो सिग्नेचर डीम्ड किया जाएगा एज अ प्रूफ फॉर द सर्विस ऑफ सम्मन, ठीक है जी, क्लियर है श्रुति, श्रुति इज इट क्लियर। नाउ सेक्शन 67 डील्स विद द सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट, ठीक है ना, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर एक मजिस्ट्रेट होते हैं, कोई अगर मजिस्ट्रेट हैं तो उनकी भी एक क्या है, जुडिक्शन है, ही हैज पावर टू इशू समन अंडर दिस एरिया ओनली, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जुडिक्शन बोलेंगे ना,
ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्विस ऑफ समवन आउटसाइड द जुडिक्शन करना है, यानी कि यहां करना है ना, आई एम द मजिस्ट्रेट ऑफ रांची कोर्ट, है ना, मैं रांची का मजिस्ट्रेट हूं, बट मुझे क्या करना है, गिरिडीह में कोई सम्मन इशू करना है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या प्रोविजन है, ये हमारा बात करता है सेक्शन 67। क्या बोल रहा है, देखो एक बार प्रोविजन क्या है। When a court desire that a summon issued by it shall be served at any place outside its लोकल जुडिक्शन, यानी कोर्ट चाहता है कि उसने जो सम्मन इशू किया है वो कहां सर्व किया जाए, आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ दैट मजिस्ट्रेट, यानी कि जो मजिस्ट्रेट उस सम्मन को इशू किया है उसके जुडिक्शन के बाहर इस सम्मन को सर्व करना है। इन दैट केस इट शैल ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summon reside or is to their serve, ठीक है ना। बोल रहा है कि सपोज करो गिरिडीह में अगर हमको सम्मन इशू करना है, तो जो गिरिडीह में मेरा कहीं तो घर होगा, हम कहीं तो रहते होंगे, वो जिस मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन में मेरा घर आता होगा, यानी उस मजिस्ट्रेट को इशू कर देगा, ठीक है ना। और वो मजिस्ट्रेट फिर इसी प्रोविजन को, जो जो भी हमारा सेक्शन 62, सेक्शन 63, 64 और 65 में जो प्रोविजंस है, उसी के अकॉर्डिंगली उस सरमन को सर्व करा दिया जाएगा बाय दैट मजिस्ट्रेट जहां पे वो पर्सन रिसाइड कर रहा है आउटसाइड द जुडिक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ सेक्शन 68, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना। सेक्शन 68 बोलता है कि ये प्रूफ कैसे होगा कि सर्विस ऑफ सम्मन जो है इफेक्ट हो गया है या वो कर दिया गया है, कब, स्पेशल केस की बात कर रहा है कि जब सर्विंग ऑफिसर जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है। अगर कोर्ट में प्रेजेंट होगा तो पर्सनली बोल देगा, हाँ सर हम 10 बजे रात को गए थे, 11 बजे उनसे मिले थे और मैंने उनको सर्व भी कर दिया और सिग्नेचर भी ले लिया। बट द कंडीशन इज कि सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट इन दी कोर्ट, इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, है ना। ऐसे केस में क्या प्रूफ होगा सर्विस ऑफ सम्मन का, दैट इज अंडर सेक्शन 68। देखो इसको बस पढ़ लो सिंपली, व्हेन अ सम्मन इशूड बाय अ कोर्ट is served outside the local jurisdiction and in any case where the officer who has served a summon is not present at the हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है ना। यानी कि कोई सम्मन इशू किया गया था कहां के लिए, आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वो प्रोविजन, हाँ तो वो प्रोविजन सेक्शन 68 में हम लोगों ने देख लिया कि भाई जहां पे अफेक्ट करना है सम्मन, वहां के मजिस्ट्रेट को आप इशू कर देगा, है ना। रांची कोर्ट के मजिस्ट्रेट जो है गिरिडीह के कोर्ट के मजिस्ट्रेट को इशू कर देंगे सम्मन, और वहां का जो मजिस्ट्रेट होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी, उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस ऑफ सम्मन करवा लेंगे। बट सेक्शन 68 इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज द प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समवन व्हेन द सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट इन द हियरिंग ऑफ द केस, कि जब वो केस का हियरिंग हो रहा है उस समय वो सर्विंग ऑफिसर नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि जो यहाँ पे जो सम्मन की बात हो रही है वो इशू हुआ था आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट हुआ था, है ना। ऐसे केस में अब गिरिडीह के मजिस्ट्रेट तो यहाँ नहीं होंगे रांची के हियरिंग जब हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या प्रूफ होगा, वो किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि सम्मन जो है ड्यूली सर्व कर दिया गया है। तो नाउ ही हैज टू प्रेजेंट है ना एफिडेविट, है ना। यानी कि जो सर्विंग ऑफिसर होगा अगर वो प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द केस, इन सच कंडीशन ही हैज टू प्रेजेंट अ एफिडेविट, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, है ना। एफिडेविट purporting to be made before a magistrate that such summon has been served, and a duplicate of summon purporting to be endorsed in the manner provided by section 62, ठीक है, और section 64 by the person to whom it was delivered or tender with whom it was left, and shall admissible in evidence, and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात सेक्शन 68 ये बोल रहा है कि अगर इफ एनी सम्मन इज इशूड आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। तो इन दैट केस द सर्विंग ऑफिसर हैज टू गिवन एफिडेविट, है ना, रिगार्डिंग द सर्विस ऑफ सम्मन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 एंड सेक्शन 64, ठीक है ना, ये उसको करना पड़ेगा। और कोर्ट जो है उसको प्राइमा फेसी क्या मानेगी, एज ए एविडेंस मानेगी, जब तक कि कॉन्ट्ररी प्रूफ ना कर दिया जाए। यानी कि प्राइमा फेसी कोर्ट इसको क्या मान के चलेगी कि सर्विस ऑफ सम्मन जो है वो इफेक्चुएट
हो गया है, जब तक कि इसको आप डिसअप्रूव ना कर दो बाय गिविंग एनी फैक्ट और एविडेंस। ठीक है ना, प्राइमा फेसी ये एक कोर्ट का प्रिजम्पशन होगा कि सम्मन जो है ड्यूली सर्व कर दिया गया है। ठीक है ना, जिस भी पर्सन के नाम का सम्मन था। ठीक है जी। द एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन बाय अटैच टू द डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि जब एफिडेविट वो उसको भेजेगा कोर्ट को, तो साथ में जो सर्विस ऑफ सम्मन में जो साइन लिया होगा वो भी साथ में अटैच करके कोर्ट को भेज देगा। तो यहाँ पे प्रोविजन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर कोई सर्विस ऑफ सम्मन जो है आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट हुआ है और जो सर्विंग ऑफिसर है वो एट द टाइम ऑफ हियरिंग कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में सर्विस ऑफ सम्मन को कैसे प्रूव किया जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके प्रूफ के लिए क्या करना होगा, जो सर्विंग ऑफिसर होगा वो एक एफिडेविट जो है प्रेजेंट करेगा बिफोर दी मजिस्ट्रेट, है ना, अपने एब्सेंस में, और उस एफिडेविट में साथ में अटैच कर देगा डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दी सम्मन्स को भी, है ना। तो दैट विल बी दी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन अनलेस एंड अनटिल क्वांटरी विल बी प्रूव, है ना। जब तक कि क्वांटरी उसको प्रूव ना कर दिया जाए तब तक वो क्या माना जाएगा, कोर्ट के द्वारा प्रिज्यूम किया जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन जो है ड्यूली इफेक्ट हो गया है अंडर सेक्शन 68। ठीक है जी। नाउ सेक्शन 69 ऑफ सीआरपीसी, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, नहीं बोलेंगे दिस टॉपिक, बोलेंगे अपीयरेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट थ्रू अ सम्मन, है ना। अब क्या है, सर्विस ऑफ सम्मन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ठीक है ना, अगर हम लोग को कोई सम्मन देना है किसी विटनेस को, और हम लोग कैसे दे रहे हैं, थ्रू द मीडियम ऑफ पोस्ट, यानी लेटर के थ्रू दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू दे रहे हैं, तब कब हम लोग मानेंगे कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गया है। तो दैट डील्स अंडर सेक्शन 69, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दी प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक जितने भी बातें हम लोग किए हैं फ्रॉम सेक्शन 61 टू सेक्शन 68, वो कुछ भी वैल्यू नहीं करेगा इन सब के बावजूद, है ना। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन preceding section of this chapter, a court issuing a summon to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summon, direct a copy of summon to the served by the registered post and address to the witness at the place where he ordinarily reside or carries on business or personally work for gain. When an acknowledgement purporting to sign by the witness or endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of summon has been received, the court issuing the summon may declare that summon has been duly served। ठीक है, बोल रहा है कि अगर किसी विटनेस को सम्मन करना है तो आप थ्रू पोस्ट जो है कर सकते हो। पहला चीज तो ये हो गया, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके कहां पे, दो जगह पे कर सकते हो विटनेस को, जहां पे वो बिजनेस करता है या जहां पे वो रिसाइड करता है ना, यानी कि जहां पे उसका घर है या फिर जहां पे उसका बिजनेस है, आप उसके रेसिडेंशियल एड्रेस पे या आप उसके बिजनेस एड्रेस पे जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सम्मन को पोस्ट कर देते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन उस विटनेस को हो गया है, पहला चीज। दूसरा बोल रहा है कि अगर जब पोस्टमैन जो है उस सम्मन को उसके सामने प्रेजेंट करेगा और वो रिफ्यूज करता है ना, उसको एक्सेप्ट करने से, उस लेटर को एक्सेप्ट करने से, तो वो मान लिया जाएगा कि वो सम्मन जो है वो डीम्ड कर लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि उसको सम्मन जो है मिल गया है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द विटनेस, ठीक है ना, यानी कि जो वो सम्मन था उसमें रिक्वायरमेंट क्या था कि विटनेस उसमें साइन भी करेगा, ठीक है ना, और एन इंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू बी मेड बाय अ पोस्टल एम्प्लॉय दैट द विटनेस रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, और उसमें यह भी रिक्वायरमेंट था कि अगर वो रिफ्यूज करता है तो जो पोस्टल डिपार्ट का जो एम्प्लॉय है उसमें क्या इंडोर्समेंट लिखेगा कि भाई फलना एंड फलना आदमी क्या किया, रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, है ना। तो क्या बोल रहा है, द कोर्ट इशूइंग द सम्मन में डिक्लेयर्स दैट द सम्मन हैज बीन ड्यूली सर्व, तो कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर देगा उसके रिफ्यूजल के बाद कि सम्मन तो भैया मेरे पार्ट से सर्व हो गया है ना। तो इसके बाद का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है, सम्मन को आप डिसोबे करोगे तो वो प्रोसीजर आपके ऊपर फॉलो होगा। तो सबसे पहली बात है कि सम्मन अगर आपके साथ सॉरी आपके ऊपर कोई इशू है या आपके नाम का कोई सम्मन है, तो यू हैव टू ओबे द कंडीशंस ऑफ सम्मन, है ना। अगर आप डिसोबे करोगे तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ेगा और झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट रिवीजन में करवा दे रहा हूं एक बार चैप्टर 6 का।
सबसे पहली बात क्या है कि चैप्टर 6 डील्स क्या करता है, प्रोसेस टू कंपेयर अपीयरेंस, है ना, ठीक है ना। यानी किसी के अपीयरेंस को इंश्योर करवाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है प्रोसेस ऑफ सम्मन, इशू ऑफ सम्मन, एंड दूसरा क्या होता है, इशू ऑफ वारंट। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इशू ऑफ सम्मन के बारे में। इशू ऑफ सम्मन जो बात करता है सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 69 ऑफ सीआरपीसी टॉक बात करता है इशू ऑफ सम्मन के बारे में। सेक्शन 61 जो है हमारा फर्स्ट सेक्शन, वो बात करता है फॉर्म्स ऑफ सम्मन के बारे में, है ना। सेक्शन 62 बात ये बोलता है कि सम्मन जो है कैसे सर्व किया जाएगा, हाउ सम्मन हैव बीन सर्व, ठीक है ना, विल बी सर्व, कि किस तरीके से सम्मन को सर्व किया जाएगा। सेक्शन 63 बोलता है कि सम्मन टू दी कॉर्पोरेट एंड सोसाइटीज, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी। सेक्शन 64 ये बात करता है सिंपली कि अगर विथ द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, अगर कोई पर्सन जिसके नाम का सम्मन है वो नहीं मिल रहा है तो व्हाट विल बी दी प्रोसीजर, ठीक है ना। सेक्शन 65 बोलता है कि अगर इफ एनी सम्मन इज नॉट इफेक्चुएटेड अंडर सेक्शन 62, सेक्शन 63 एंड 64, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर। तो देन सेक्शन 65 बताता है कि आप उसका जो भी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सम्मन है उसको आप कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस के पास एफिक्स कर दो, ये मान लिया जाएगा कि सम्मन जो है वो सर्व कर दिया गया है। सेक्शन 66 बात कर रहा था सम्मन सब, हाँ किसको की बात कर रहा था, गवर्नमेंट सर्वेंट को, है ना, कि कोई भी अगर सम्मन है गवर्नमेंट सर्वेंट को हम लोग कैसे सर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था कि जो भी उसका हेड ऑफ द ऑफिस होगा उसको सर्विस ऑफ सम्मन अगर हम कर देते हैं और उसका साइन ले लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हो गया है, ठीक है। सेक्शन 67 बात कर रहा था कि अगर कोई सम्मन जो है इशू किया गया है आउटसाइड द लोकल जुडिक्शन को, तो उस केस में सर्विस ऑफ सम्मन कैसे होगा, तो जो हमारा एग्जीक्यूटिंग मजिस्ट्रेट है जो कि सर्विस ऑफ सॉरी जो सम्मन इशू कर रहे हैं वो जहां पे सर्व होना है वहां के मजिस्ट्रेट को वो इशू कर देंगे, और वहां के जो मजिस्ट्रेट है अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 62 एंड सेक्शन 64 अकॉर्डिंगली उस सम्मन को सर्व करवा देंगे और वो मान ले जाएगी सर्विस ऑफ सम्मन हो गया है। सेक्शन 68 बात ये कर रहा था कि अगर कोई सर्विस ऑफ सम्मन हुआ है और सर्विंग ऑफिसर एट द टाइम ऑफ हियरिंग प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, इन दैट केस व्हाट विल बी द प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, देन इन दैट केस द सर्विंग ऑफिसर हैज टू प्रेजेंट अ एफिडेविट, ठीक है, अंडर सेक्शन 68, ठीक है ना। तो वो मान लिया जाएगा कि सर्विस ऑफ सम्मन हो गया है। एंड नाउ द लास्ट इज कि हम लोग किसी भी विटनेस को सर्विस ऑफ सम्मन कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग उसको पोस्ट के थ्रू हाँ थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उसका डुप्लीकेट कॉपी जो है पोस्ट कर सकते हैं, कहां पे, उसके रेसिडेंस पे या उसके बिजनेस प्लेस पे, ठीक है ना। दैट इज ऑल अबाउट सर्विस ऑफ सम्मन अंडर सेक्शन 61 टू सेक्शन 69। कोई डाउट है किसी को भी, कोई डाउट है, एनी डाउट, श्रुति बताइए।